इस साल में कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई है गॉड्स ग्रेस। एक और एक फिल्म हमारी आई थी, मराठी फिल्म थी आता था मचना है। मलयालम फिल्म मैंने की है, रेडी टू रिलीज, डेट्स अब तक वही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एड्स चलते हैं, जिंगल्स चल रहे हैं, कुछ हिंदी फिल्म्स हुई हैं, या उसमें मेरा काम चल रहा है एज अ लिरिक्स राइटर। तेलुगु की एक अभी हिट 3 आई थी फिल्म, उसके मैंने हिंदी वर्जन्स पे काम किया था। पानी इज अ बहुत एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। पानी को डायरेक्ट किया गया है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त आदिनाथ कोठारे, जो खुद एक बड़े सुपरस्टार है मराठी इंडस्ट्री में। तो आदिनाथ ने इस फिल्म में ना केवल एक्टिंग की है, उसे डायरेक्ट भी किया है। आप कॉन्फिडेंट थे कि जब ये गाना प्रियंका गाएंगी तो परफेक्ट होगा? मेरा तो ये मानना है कि वो जितनी टैलेंटेड है, अगर वो एक्टर नहीं होती तो वो टॉप की सिंगर भी होती। मेरी मुलाकात हुई शंकर एहसान लॉय से। डेफिनेटली मेरे मेंटर्स हैं, कह सकते हैं मेंटर्स है, गुरुज है। अनगिनत शोज किए हैं, मैं उनके अनगिनत फिल्मों में मैंने काम किया है। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसका टेक्निकल युग का जमाना है, सबसे डेंजर मुझे लग रहा है वो कलयुग सतयुग सब छोड़ दो, टेक्निकल युग बड़ा खतरनाक है। टेक्नोलॉजी में एआई बहुत पहले से है, मतलब इन अलग अलग फील्ड्स। लेकिन अभी क्या हो गया कि विद टाइम ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी अब थोड़ा सा एक पैनिक हो गया है। आज कंज्यूमर लेवल पे एआई आ गया, मतलब आदमी घर बैठे बैठे अपने फोन पर एक फुल मूवी बना सकता है। सो मिनट्स ऑफ मसाला में आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफी हटके है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लिरिक्स की और कंपोजिंग की। और हमारे साथ है मनोज जी एंड ऑफ कोर्स गुलराज। सो हेलो एंड वेलकम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मुंबई की बारिश मजे कर रहे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया है एकदम। बहुत बढ़िया है। हाँ। चेतना जी, सच्ची में बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें मौका मिला आपके साथ कुछ बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। काफी अच्छा स्टूडियो है आपका, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है देख के, मतलब म्यूजिक वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी म्यूजिक कंपोज होती होंगी, लिरिक्स लिखी जाती होंगी और लोगों को पसंद आती होंगी। सो प्लीज टेल मी हाउ इज गोइंग, व्हाट इज लेटेस्ट वी आर हियरिंग फ्रॉम यू? सो काफी सारी चीजें चल रही है अभी। कुछ फिल्मों पे काम हो रहा है। जैसे अभी 12 सितंबर को एक फिल्म आ रही है आर पार, एक मराठी फिल्म है जिसका मैंने म्यूजिक किया है। मनोज जी ने उसमें कुछ गाने लिखे हैं और मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके, क्योंकि इस फिल्म में 8 गाने हैं जी। तो एक कह सकते हैं म्यूजिकल है इन अ वे। और इस साल में कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई है गॉड्स ग्रेस, विद ऑल द ब्लेसिंग्स। एक और एक फिल्म हमारी आई थी, मराठी फिल्म थी आता था मचना है, विच डिड रियली वेल। फिल्म भी अच्छी चली थिएटर्स में। फिर एक और एक फिल्म मैंने जिसका बैकग्राउंड स्कोर किया है, जिसे डायरेक्ट किया है उमेश शुक्ला सर ने, उनकी फिल्म भी रिलीज हो रही है 12th को, उसका मैंने बैकग्राउंड स्कोर किया है। सो काफी कुछ चीजें हो रही है। एक मलयालम फिल्म मैंने की है विच इज रेडी टू रिलीज, डेट्स अब तक कंफर्म नहीं हुए। तो वेरी एक्साइटेड, बहुत सारी चीजें हो रही है। कुछ म्यूजिक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल दिस म्यूजिक जो इन फिल्मों के द्वारा आ रहा है। नाइस। मनोज जी, व्हाट्स अबाउट यू? क्या क्या चल रहा है? इन्होंने तो बताया, बट आप जरा अपनी लेखनी बताइए, क्या क्या नया है? वही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एड्स चलते हैं, जिंगल्स चल रहे हैं, कुछ हिंदी फिल्म्स हुई हैं, कुछ मराठी जो इन्होंने नाम लिया जी, क्या उसमें मेरा काम चल रहा है एज अ लिरिक्स राइटर। और तेलुगु की एक अभी हिट 3 आई थी फिल्म, उसके मैंने हिंदी वर्जन्स पे काम किया था। तो मिला जुला के बाय गॉड्स ग्रेस लेखनी अच्छी चल रही है। खुश हूँ लिखते वक्त, एंड बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो लिखूं अच्छा हो और लोगों को अच्छा लगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना? एक है पंजाब और महाराष्ट्र का कॉम्बिनेशन, और आप यूपी और महाराष्ट्र, मतलब क्या, कैसे मराठी लिख कैसे लेते हैं, और इतना बढ़िया जो आप लोगों का जो ये जोड़ी बना, ये कैसे हुआ? एक्चुअली हम दोनों थाने में रहते थे। अच्छा। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। हमारे कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने हमसे मतलब मुलाकात करवाई थी, तब से हमारा जो एक वाइब मैच हो गया एज अ आर्टिस्ट। अच्छा। मैं लिखता था, ये म्यूजिक करते थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी भी थे जी। ऐसा था कि जो मुझे आता है वो इनको नहीं आता, जो इनको आता है मुझे नहीं। तो हम कंप्लीट हो रहे थे वो मीटिंग से कि एज एन आर्टिस्ट हम कुछ कर पाएंगे, और हमारी शुरुआत अच्छी रही। तब से हम आज तक दोस्त हैं, वो एक बात हो गई। दूसरी बात, मेरे फादर रेमंड्स में जॉब करते थे, और मैं तो चूंकि यूपी में था, आप जानते ही हैं कि मर्द बाहर कमाता है और फैमिली पालता है, जो हालत वहाँ की है, गरीबी, और वो तो वैसे ही मेरा भी था।
बट मेरे फादर को ये लगता था कि नहीं, अगर बच्चों को यहाँ ला के रखा जाए तो उनकी लाइफ कुछ बेटर हो पाएगी, नहीं तो हाँ। गांव में। तो वो लाके मुझे यहाँ पढ़ाने लगे, बस फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बाद यहीं आ गया था। और मराठी चूंकि यहाँ पढ़ा तो मराठी के दोस्त भी थे, मराठी एक सब्जेक्ट भी था। जी इतना अच्छा नहीं था मैं मराठी में, लेकिन फिर भी मराठी पता तो थी। जी। आज वो मेरे जीवन में कितना काम आ रहा है, ये पूरा विजन और क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है दैट्स कि नाइस। उन्होंने मुझे वहां से बुलाकर यहाँ पर हम्म पढ़ाया लिखाया और इस हम्म। काबिल बनाया। तो काफी प्राउड फील करते होंगे अब तो। मैं थैंकफुल हूँ, प्राउड भी फील करता हूँ कि मुझे इतने मतलब ग्रेट पेरेंट्स मिले। एंड हम्म इससे बेटर क्या हो सकता है कि ये आज मतलब आप बात कर रही हैं मुझसे, अगर ये नहीं होता तो कोई आके बात थोड़ी करता। सही तो ये बात है। सब मेरे पिताजी और माताजी को ही क्रेडिट जाता है। गुलराज जी, व्हाट अबाउट यू? कैसा कॉम्बिनेशन? इनने बताया कि वो हम कंप्लीट हो गए, ऐसा लग रहा था कोई कपल बात कर रहा है। एक एक बात मुझे याद आती जी। है, आती मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है, जो मेरे लिए भी है, मनोज के लिए भी, कि कुछ बहुत ही अच्छे दिग्गज रिस्पेक्टेड कलाकारों के साथ जुड़ने को मिला है उनके साथ। उनमें से एक नाम है शंकर महादेवन सर का। शंकर भाई के साथ काफी सालों से मैंने काम किया है एज अ कीबोर्ड प्लेयर, शंकर एहसान लॉय। जी। और एक दिन हम उनके साथ थे, कुछ डिस्कशन हो रहा था और इमोशन थे, हम लोग दोनों इमोशनल थे। हाँ। तो मनोज ने कहा कि हम लोग दोनों कह रहे थे उनसे कि इमोशनल फील होता है कि आपके साथ इतना वक्त बिताने मिलता है। उन्होंने सिंपल बात कही लेकिन बहुत अच्छी बात कही। हाँ। उन्होंने बोला कि जो भगवान होता है ना, सब अच्छे लोगों को मिला देता है। नाइस। और उसी बात को मैं यहाँ यूज करना चाहूंगा कि अच्छे या ये वो, हम एक अपने आप के लिए हम अच्छे लोग हैं, ये वो कहना पता नहीं कितना योग्य है। बट मैं ये कहूंगा कि हम शायद कहीं ना कहीं एक लाइक माइंडेड दो इंसान थे और भगवान ने हमें मिला दिया। हाँ। और डेफिनेटली वो एक मैं उस चीज को डिवाइन समझता हूँ एक स्पिरिचुअल एंगल से, कि सच में ऐसा होता है इस यूनिवर्स में। आप सही लोगों से मिल जाते हो, और कौन कब आपको किस तरह से आपके फैमिली में या आपके पर्सनल लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन कितना सपोर्ट करता है, वो टाइम के साथ जुड़ता सिद्ध होते जाता है। मनोज और मेरी म्यूजिक को लेके अगर कहेंगे तो आई डेफिनेटली फील कि मेरे मेरे ट्यून्स को अगर कोई समझता है और बहुत अच्छी तरह से समझता है, और उन्हें अगर उनमें वर्ड्स के द्वारा अगर कोई मीनिंग डालता है, लाइफ डालता है, तो आई थिंक मनोज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर इट। मतलब ये सबसे बहुत अच्छी तरह से समझता है मेरे कॉम्पोजिशन को। और मुझे मनोज की ये बात सही लगती है कि वो सिर्फ कई बार क्या होता है, एक राइटर शायद सोचता है कि ये वर्ड्स आने चाहिए या ये मीनिंग आना चाहिए या थॉट आना चाहिए। बट मनोज की मुझे खासियत ये लगती है कि वो मीनिंग थॉट के साथ कौन से वर्ड्स, उनकी फोनेटिक्स, उनकी साउंड कैसे लगेगी, इन चीजों पे भी वो ध्यान देता है। और उससे क्या होता है कि फिर गाने अच्छे सुनाई देता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये चीजें। तो डेफिनेटली आई एम बस मनोज ने जो कहा उसी को मैं एक्सटेंड कहूंगा कि उस मनोज ने काफी कुछ कह लिया कि हाउ वी हैव मेट। ऑफ कोर्स हम मिले थे एक हमारे कॉमन फ्रेंड के द्वारा, अमित दिवाड़कर उसका नाम है। और उसको भी थैंक्स, क्योंकि उसके थ्रू हम उसके स्टूडियो में मिले थे कुछ सालों, तब से हमारी जोड़ी टचवुड यू नो हम साथ में है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड सो मेनी मेनी प्रोजेक्ट्स। एंड या दैट्स काइंड ऑफ द long story in a short form. Tell me about Pani. How is it like super hit movie? और किस तरह से एसोसिएशन हुआ, कितने गाने थे उसमें और कितने अवार्ड्स बटोरे हैं उसके लिए, ये बताइए। पानी इज अ बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। पानी को डायरेक्ट किया गया है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त आदिनाथ कोठारे, जो खुद एक बड़े सुपरस्टार है मराठी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। उन्होंने काफी कुछ काम, अभी उन्होंने हिंदी में भी कुछ अच्छा काम किया है। जो मैंने मलयालम फिल्म कही वो भी, उसमें भी उन्होंने एक्ट किया है। तो आदिनाथ ने इस फिल्म में ना केवल एक्टिंग की है, उसे डायरेक्ट भी किया है। और इसे प्रोड्यूस किया है प्रियंका चोपड़ा जी इन्होंने, और राजश्री मराठी जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने इस फिल्म को किया प्रोड्यूस किया है। शुरुआत ऐसी हुई कि आदिनाथ ने मुझे अप्रोच किया है कि यार ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, इसका म्यूजिक करना है, इसमें कुछ गाने हैं, कुछ बैकग्राउंड स्कोर भी है। फिल्म में केवल 4-5 गाने हैं। और
स्टोरी बहुत ही इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। स्टोरी ऐसी है फिल्म की कि हनुमंत केंद्रे जी जो रियल जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो एक्चुअली आमिर खान सर के सत्यमेव जयते शो में भी फीचर किए गए थे। तो उसमें स्टोरी ऐसी है कि इनकी शादी फिक्स हुई थी, जो अभी उनकी करंट वाइफ है उनसे, जो बगल के विलेज में रहती थी, लेकिन इनके विलेज में पानी का बहुत इशू था, बहुत प्रॉब्लम था। तो बाद में जब उनके वाइफ के फैमिली को पता चला कि अरे ये तो वो उस गांव से जहाँ पे पानी का इशू है, तो उनका तुरंत मैरिज कैंसिल हो गई थी। लेकिन ये लोग दोनों ऑलरेडी दे हुए, होता ना लव एट फर्स्ट साइट, वैसी चीज हो गई थी। सो हनुमंत केंद्रे जी ने टू गेट मैरिड टू हिज वाइफ, उन्होंने किस तरह से उस गांव में पानी लाया। और सच बात यह है कि आज के तारीख में उस गांव में, सिर्फ उसी गांव में पानी नहीं, वो नेबरिंग विलेजेस को भी पानी सप्लाई करता है। तो ये स्टोरी है उस फिल्म की, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी कि एक लव स्टोरी के इर्द गिर्द एक कुछ गांव का भला हुआ। तो इंस्टेंट मतलब मैं करना चाह रहा था। बहुत मजा आया इसके गाने करने में। मनोज ने इसमें बहुत बढ़िया गाने लिखे, मनोज ने 2 गाने लिखे, और कुछ गाने आदिनाथ कोठारे उन्होंने भी लिखे हैं। हमारा जो टाइटल ट्रैक है वो द ग्रेट शंकर महादेव जी उन्होंने गाया है, और कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स है इस एल्बम पे। खुशी हुई कि ऐसा कुछ करने को मिला, और इस साल जेन्युइनली उस फिल्म को इतना प्यार मिला है। इसमें हमने कई अवार्ड जीते, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, और लगातार, अगर मनोज इफ आई एम करेक्ट, सारे अवार्ड जो भी हुए, इट बी फिल्म फेयर अवार्ड, जी पुरस्कार, मटा सम्मान, सारे अवार्ड्स में फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, और उनमें से कुछ अवार्ड्स हम भी जीते हैं। तो बहुत खुशी है। ये एक रिकॉग्निशन बहुत मायने करता है, बहुत रियली मैटर करता है, और लोगों से प्यार मिल रहा है। और फिल्म है अमेज़न पे है, प्राइम पे है, अगर आपको वक्त हो तो प्लीज देखिए। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। मनोज जी, प्रियंका चोपड़ा एक बड़ा नाम है। जब ऐसे नाम जुड़ते हैं जो ऑलरेडी मतलब सिर्फ इंटरनेशनल बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना पूरा एकदम परचम लहरा चुकी हैं, ऐसी प्रोड्यूसर की फिल्म में काम करना रहा, उनके लिए गाने लिखने रहे इस फिल्म के लिए, तो थोड़ा प्रेशर था, क्या था एग्जैक्टली, या फिर कोई ब्रीफ थी प्रियंका से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रेशर होता है। देखिए, प्रेशर तो तब हो जब जो चीज हमें नहीं आती। अगर मुझे आप बोलोगे अभी ये लकड़ी है, इसका कुर्सी बनाओ, तो मुझे बड़ा प्रेशर आएगा कि करे कैसे करूंगा। लेकिन अगर मुझे लिखना ही है तो बस इतना मैं वो प्रे करता हूँ कि उस मोमेंट में मेरे से वो चीज सही हो जाए, जो वो 10 लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, उन 10 को अच्छा लग जाए, फिर वो अप्रूवल है, फिर वो करोड़ों तक पहुंचता है। तो बेसिकली वो मोमेंट का सिर्फ एक इंतजार करता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत ही मतलब विनम्रता से बात कहना चाहूंगा कि ऐसा ऊपर वाला मुझसे करवा देता है, और वो हो जाता है। तो ये प्रियंका जी की मेरी सेकंड फिल्म है मराठी में। अच्छा। पहली मेरी उनकी वेंटिलेटर पहली फिल्म थी मराठी, उनकी भी पहली थी, मेरी भी पहली थी, और उन्होंने मेरा लिखा हुआ गाना गाया था। वाओ। हाँ, बाबा गाना। वो फिल्म भी नेशनल अवार्ड विनिंग। हाँ, वो फिल्म भी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, और उस बाबा गाने के लिए मुझे मराठी में ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। तो मुझे उनका एक पसंद नापसंद, उनका अप्रोच, वो मुझे पहले वो वेंटिलेटर फिल्म से ही मुझे समझ था कि वो किस चीजों को पसंद करती हैं, कैसे नहीं। बट इसमें क्या था कि जो हमारा डायरेक्टर है जैसे आदिनाथ कोठारे, वो ब्रिलियंट बंदा है एकदम, और कोई प्रेशर नहीं है, वेलकमिंग है सबसे बड़ा, कि अगर वो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इसमें हाथी घोड़ा कौवा ये आना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं उनको लिख के दूं कि नहीं कबूतर और मोर ठीक लगेगा, तो ही ओके, हाँ नहीं ठीक है, फिर फ्रीडम देते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीडम। और वेलकमिंग जो बोलते हैं ना कि अरे क्या बात है, क्या बात है मनोज, कमाल कमाल सर, कमाल, बढ़िया है, सही है, मस्त। तो ये जो उनका एक नेचर है ना, वो काम करवा लेता है। तो हमें लगता है कि हम अपना जितना बेस्ट है वो दे देते हैं, क्योंकि ये रोक टोक तो है नहीं। बट बहुत जगह क्या होता है कि वो हर्डल्स आ जाते हैं, फिर आपको वो भी ध्यान में रखना है, फिर लिखना भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं थी, और ये प्रियंका चोपड़ा जी की फिल्म प्रोडक्शन में भी नहीं होता है। वो बहुत अच्छा फ्रीडम मिलता है,
और एकदम नॉन इंटरफियरिंग। आप लिरिसिस्ट हो, आप लिरिसिस्ट बन के लिखो, आपको अपना काम आता है, आप जो बेस्ट कर सकते हो आप करिए। और उसमें सब लोग बिलीव करते हैं, और बिलीव का यही नतीजा है कि इसमें पानी में भी मैंने 2 गाने लिखे थे, और उसमें से एक गाने को बहुत प्यार मिला, और उसको मोस्टली हम जहाँ भी जाते थे वहां पर उसको नॉमिनेशंस तो सभी जगह थे, अवार्ड्स भी मोस्टली सभी जगह हम लोग जीते उसमें, इंक्लूडिंग लिरिसिस्ट को भी मिला। तो मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि मतलब मराठी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट मुझे पसंद है पोइट्री, प्यार हर भाषा से है, बट जब आप ऐसे लैंग्वेज में आप लिखते हो जो आपकी सेकेंडरी है या उसको इतना आप नहीं वो करते हो, तो ये एक ब्लेसिंग ही मानता हूँ मैं। और पूरे टीम वर्क का जो मुझ पर एक कॉन्फिडेंस है, वही एक कारण है जो मैं कुछ कर पाता हूँ। वेंटिलेटर के बारे में मुझे ज्यादा जानना है, बिकॉज आपने मेंशन किया कि आपका लिखा हुआ गाना प्रियंका ने गाया था, करेक्ट? प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। कुछ फीडबैक थे, कुछ इनपुट्स थे, और आपको कैसा लगा? बिकॉज प्रियंका सिंगर है, नो डाउट, गाती हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं तो प्रियंका चोपड़ा एज एन एक्टर देखती हैं। करेक्ट। तो जब एक लिरिसिस्ट गाना लिखता है तो हमेशा रहेगा कि यार ये जब गाना उतरे ना सिंगिंग में तो बेस्ट होना चाहिए। तो आपके साइड से कैसा था और उनके साइड से? बिकॉज क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि जब ये गाना प्रियंका गाएंगी तो परफेक्ट होगा? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि वो जितनी टैलेंटेड है, अगर वो एक्टर नहीं होती तो वो टॉप की सिंगर भी होती, अगर वो सिंगिंग कर रही होती तो जी। बट उन्होंने एक्टिंग चूज किया, और वो एक्टिंग में भी शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। हम तो पहले इंडिया में देखते थे, बट नाउ शी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और तो मुझे लगता है कि वो सिंगर इक्वली बहुत ही टैलेंटेड है, और इसीलिए क्योंकि देखो बीइंग अ प्रोड्यूसर वो खुद ही चाहेंगे कि उनका गाना, और वो किसी को भी फोन कर दें तो कोई भी गाना गा देगा, 100%। लेकिन वो गाना जो हमारे डायरेक्टर थे राजेश महापुष्कर सर, उनका ये कहना था कि उनका जो फादर के साथ बहुत बड़ी केमिस्ट्री थी। तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं राजेश महापुष्कर सर, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, बहुत इमोशनल और बहुत ही विनम्र और इमोशनल इंसान है वो, मतलब वो सिर्फ वो वाइब को पकड़ते हैं। और उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि सिंस वो इतने फादर के क्लोज हैं, तो फादर के लिए वो बंदा अच्छा डिलीवर कर पाएगा जो अपने फादर से बहुत क्लोज है। मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये रहा होगा उनका कास्टिंग, और प्लस जब उन्होंने गाया तो वो गाना मतलब एक सॉन्ग ही नहीं लगा, वो ऐसा लगा कि कोई अपने फादर से बात कर रहा है, अपने फादर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है इस गाने के थ्रू। वो फीलिंग हम सभी लोगों को आई। और उस गाने में ऐसा है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे रोहन 2 फ्रेंड है, उसमें से जो रोहन प्रधान है, और मतलब उस किस्मत देखिए उस गाने की कि रोहन प्रधान के फादर नहीं है, गुजर गए थे, मेरे फादर नहीं थे, और प्रियंका जी के भी फादर नहीं थे, और हम तीनों की किस्मत में वो फादर के लिए कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो डायरेक्टर सर की वजह से, क्योंकि वो चाहते किसी भी बड़े सिंगर को बुला सकते थे। एंड आई एम श्योर गुलराज कंपोजर है, उसको भी इन चीजों में बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है कि गाना तो ग्रेट बना ही लेता है वो, लेकिन वो सिंगर के साथ कितना अच्छा जाएगा, कितना कुछ गाने ऐसे ही वो खो जाते हैं उस जर्नी में। बट इस वेंटिलेटर में वो प्रियंका जी की कास्टिंग उस गाने के लिए हम सबको लगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट थी भावनात्मक रूप से। तो जो एक सोल चाहिए थी गाने में, वो प्रियंका जी के थ्रू ही आई थी। सिंगर तो कोई भी गा देगा, आप मैं हम सभी गा लेंगे, क्योंकि वो गुण है तो गा लेगा, बट वो जो सोल है ना वो गुण से नहीं आता, वो आपको जीना पड़ता है। तो वो उन्होंने जो फादर के साथ वो केमिस्ट्री चाहिए थी वो गाने में आ गई उसमें। गुलराज, आपने बहुतों के साथ काम किया है, ए आर रहमान, शंकर एहसान, देन सलीम सुलेमान जी। प्लीज बताइए कैसी रही जर्नी, और पहला ब्रेक आपको किसने दिया था, जरा ये मुझे बताइए। एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी एट अ वेरी यंग एज में, स्कूल में कीबोर्ड्स बजाता था। स्कूल में? वाओ। तो कह सकते हैं मेरा पहला ब्रेक, मुझे अगर बोलना चाहिए तो मेरे टीचर्स को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडस्ट्री वाला बताइए, इंडस्ट्री वाला। नहीं, वो मैं इसलिए मेंशन कर रहा था ऑन अ लाइटर नोट। एक्चुअली जेन्युइनली वो जो एनकरेजमेंट मिली स्कूल में, वो मुझे, मैं मेरे स्कूल का नाम बोलना चाहता, सरस्वती विद्यालय हाई स्कूल थाने की हमारी स्कूल है। अच्छा। और हमारे प्रिंसिपल हमारे कोडे मैडम थे। मैं इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जो मुझे एनकरेजमेंट मिली, मुझे उसी वक्त स्कूल में ना
म्यूजिक डायरेक्टर बुलाया जाता था। अच्छा। ये हमारे स्कूल का म्यूजिक डायरेक्टर है वाह। और बहुत एलिवेटेड फीलिंग होती थी। बट जो मुझे कॉन्फिडेंस उस वक्त मिला वो हाँ। कॉन्फिडेंस आज भी मुझे मेरे ये जर्नी में हेल्प कर रहा है और करते रहेगा। हाँ। सो इसलिए मैं वो मेंशन करना चाह रहा था। बट यस, कमिंग टू कहाँ से मेरी शुरुआत हुई है कह सकते फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं एज अ कीबोर्ड प्लेयर मैं सेशंस मतलब मैं परफॉर्म करता था अलग अलग आर्टिस्ट से। और जो मेरे जो पहले सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने कीबोर्ड्स बजाना शुरू किया कह सकते वो थे कुणाल गांजावाला जी। ओके। उनके साथ मैंने कई शोज किए एंड फिर मेरी मुलाकात हुई शंकर एहसान लॉय से, जो डेफिनेटली मेरे मेंटर्स हैं, कह सकते हैं मेंटर्स है, गुरुज है। वो आज भी उनकी गाइडेंस मिलती रहती है। मैंने उनके साथ अनगिनत शोज किए हैं, मैं उनके अनगिनत फिल्मों में मैंने काम किया है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक अरेंजर, आज भी कर रहा हूँ। और उनके साथ एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता है क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली, कहते हैं ना कि एक एक नए म्यूजिशियन को एक बोलते हैं ना कि एक हाथ पकड़ के मुझे हाथ थाम खींच के रहे हैं, मुझे हाँ उन्होंने हाँ। ये किया। और आज भी जब भी अगर कोई कुछ होगा, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ शंकर भाई से या एहसान सर या लॉय सर से कि कैन यू बी अ पार्ट ऑफ दिस, वो खुशी खुशी हाँ। दे आर देयर। हाँ। सो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरे जो एक कह सकता हूँ वो भी मेरे गुरु ही है, रंजीत बारोट सर। हाँ। वो ही इज, एज वी नो, he is the best drummer in the country, I would say, and an amazing incredible music composer, music producer. रंजीत सर इन्होंने बहुत सीखने में, मुझे एक वक्त था जब मैं उनके स्टूडियो में रेगुलरली जाता था उनके साथ उनका काम सीखने को। और रंजीत सर ऑल्सो इज द म्यूजिकल डायरेक्टर ऑन AR रहमान सर शोज। जो रहमान सर के शोज होते हैं उनका म्यूजिकल डायरेक्शन जो होता है वो रंजीत बारोट सर करते हैं। फिर मुलाकात सलीम सुलेमान जी उनके साथ भी हुई, वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मैंने काफी शोज किए। और उनके लेबल पे हमने हाल ही में हमारा एक एल्बम है गणराज अधिराज, जो हमने काफी पार्ट्स में पहले रिलीज किया है। 4th पार्ट उनके लेबल पे रिलीज हुआ, जिसमें एक आरती है जो श्रेया घोषाल उन्होंने गाया है। सलीम सुलेमान उनका भी they have been really very sweet friends and very supporting friends. And then obviously ultimately AR रहमान सर, वो बचपन से एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। और रहमान सर के साथ भी मेरी जर्नी शुरू हुई 2013 में। मैंने उनके साथ शोज करना शुरू किया एंड फॉर ऑलमोस्ट 8-9 years आई हैव परफॉर्म्ड विद हिम। एंड आज भी जब भी कोई कुछ फिल्म का वगैरह काम होता है तो म्यूजिक प्रोडक्शन करना होता है, एट टाइम्स ही कॉल्स मी। तो ये सारे दिग्गज लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। म्यूजिकली अगर हम बात करेंगे क्या क्या सीखने मिला है तो ये इंटरव्यू बहुत ही कम पड़ेगा। बट मैं इतना कहूंगा कि कुछ चीजें जो मैं सीखा हूँ बियॉन्ड म्यूजिक इन सभी लोगों से, वो है ह्यूमिलिटी, कि इट इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ गुड म्यूजिशियन, इट इज अबाउट हाउ गुड और हाउ बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन। क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ कि हम जो भी आर्ट प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी का ही एक्सटेंशन होता है। तो आप जो भी ह्यूमन बीइंग हो वो आपके काम में दिखेगा। करेक्ट। तो इन सभी दिग्गजों का आशीर्वाद है, सपोर्ट है, और आई एम एवर थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। और भी करंट में हिंदी में आप लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया है, मदारी, पाकीज़ा, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट, क्या क्या वो है और कैसा रहा सफर? बहुत ही मजेदार है। मतलब पाकीज़ा एक्चुअली गाना हुआ है ऑलमोस्ट 10 साल पहले, लेकिन आज भी जो प्यार मिलता है, इट वाज फ्रॉम द फिल्म उंगली, जिन्हें प्रोड्यूस किया था करण जौहर सर ने, धर्मा प्रोडक्शंस, और डायरेक्ट किया था रेंजर डे सिल्वा इन्होंने। पाकीज़ा गाने ने बहुत लोगों से जोड़ा है हमको, मुझे लगता है आज। और आजकल तो क्या हो गया है, थैंक्स टू ये जो रील्स है इंस्टाग्राम पे लोग गाने यूज करते हैं, तो आज भी जब हम देखते हैं तो गाना आज भी ट्रेंडिंग दिखता है। तो बहुत बहुत फीलिंग होती है कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आज भी वो गाना लोगों से इतना प्यार जीत रहा है। हाल ही में एक बहुत स्पेशल फिल्म की हमने बमन ईरानी सर के साथ। उस फिल्म का नाम था द मेहता बॉयज। उसका भी मैंने म्यूजिक किया था और उसमें एक बहुत स्पेशल गाना है मैंने कंपोज किया, मनोज ने लिखा है, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। अच्छा। वो भी एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था क्योंकि बमन सर खुद एक कमाल के म्यूजिशियन है। उनकी ये एज अ डायरेक्टर उनकी ये पहली फिल्म थी, तो इट वाज आवर गुड फॉर्चून कि हमें उस फिल्म का हिस्सा बनने मिला, बट बहुत सीखने मिला ऑल्सो इन द प्रोसेस। बमन सर
एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, मतलब इट इज नॉट जस्ट द एक्टर इन हिम, हाँ, इतने कमाल के इंसान है, जबरदस्त म्यूजिशियन है, उनकी जो टेस्ट है म्यूजिक के लिए वो सब। तो वो फिल्म हुई, देन मराठी में ये कुछ फिल्में हैं जो जो आपसे शेयर की गई। ये सारे फिल्मों में एक ये सारे प्रोजेक्ट्स में हर बार एक नई चैलेंज, एक चुनौती होती है। हाँ, और उसमें मुझे लगता है कि हम सीखते ही जाते हैं, वी आई थिंक वी गेट बेटर एंड इवॉल्व विद टाइम एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट। तो बहुत ओवरवेलमिंग है, पॉजिटिवली बहुत अच्छी फीलिंग है। जी, जी। और लोगों का प्यार एक्सेप्ट होता है। या मनोज जी, आप बताइए, आजकल लोग कंप्लेन्स बहुत कर रहे हैं कि हमें वो लिरिक्स नहीं मिल रहे हैं जो हुआ करते थे, है ना? 2 चीज़ें हैं, एक तो ये जेन-ज़ी वाला फैक्टर आ गया है कि हमको एकदम यूँ चाहिए, रील्स चाहिए और वर्टिकल चाहिए कि एकदम तुरंत खत्म हो जाए, 2 मिनट भी नहीं देखना चाहते हैं। एक तो ये है कि फास्ट फॉरवर्ड चाहिए, ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पुरानी चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि यार म्यूज़िक आ रहा है, लिरिक्स आ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ रही है जो 90s में हुआ करती थी। क्या मिसिंग है आपके हिसाब से इंडस्ट्री में, और क्यों लोग इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आ रही हैं? पहले अगर फ़िल्में हिट नहीं होती थी तो एक म्यूज़िकल हिट तो ज़रूर हो जाती थी, इतने शानदार गाने होते थे, अभी ज़ुबान पे रहते, अभी भी रहते हैं। लेकिन आजकल फ़िल्में आ रही हैं, फ़िल्में तो चलिए बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमाल कर रही हैं, गाने भी नहीं चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, आपने पूरा टफ क्वेश्चन कर दिया कि मतलब एक पूरा समाज बदल रहा है और उस बदलाव का मैं निष्कर्ष निकालूं, लेकिन सिंपल 2-4 बातें, जैसे हम घर में ही जब जब आप छोटे होते हो तो जैसे पिताजी हैं, उनका नेचर, तुम आजकल के लड़के लोग, हाँ, 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 जी। जैसे घर से शुरू होती है बात। अगर मैं ऐसा कहूँ तो नहीं, अगर हम कुछ करते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं, आजकल के तुम लोगों का, एक हमारा जमाना था, जी। तो भाई उनका जमाना था, वो ट्यूबलाइट के नीचे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं, तो उनको लगता है बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट काम है। था। हाँ, बट मुझे लगता है वो लाइट थी, जी। और वही लाइट थी तो वहीं जाके आप पढ़े। हुँ, घर घर में लाइट है, आज घर घर में लोग पढ़ रहे हैं। हुँ, ये तब्दीली इतनी है कि अब घर घर लाइट पहुंची है। हुँ, तो एंटरटेनमेंट को जो बाहर आने के जो पहले के जो जरिया था ना, वो क्या होता था कि रेडियो होता था, हुँ, टेलीविजन होता था शुरू में, उसके बाद फिर धीरे धीरे बदला तो कैसेट, फिर सीडी, ऐसा। हाँ, लेकिन ये हर दौर में आपको वो चीज खरीदनी पड़ती थी, राइट। उसका एक मोल था। हाँ, तो जिसका मोल होता है ना, जी। वो चीजों को आप अनमोल मानते हो। हुँ, हर चीज हाँ, अगर मुफ्त में आपको कुछ भी दे दी जाए, उसकी आपको कदर नहीं होती है। आपको मतलब हम सभी को कदर नहीं होती है, ट्रू। थैंकफुल होंगे हम, बट ठीक है मतलब। लेकिन अगर एक कंडम चीज भी हो और उसको अगर आप 1-2 रुपया दे के खरीदे हो, तो उसको आप प्रिजर्व करते हो, उसको आप सहेजते हो और उसको वैल्यू करते हो। 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, जब तक करोगे करोगे। तो मुझे लगता है कि अब क्या हो गया ना कि म्यूजिक को खरीद कर सुनने वाले जो लोग हैं ना, वो संख्या जो है घट चुकी है। तो अगर जब कोई चीज आप खरीद नहीं रहे हो, आप उसको पे नहीं कर रहे हो, आपको जबरदस्ती दरवाजे पे मैं रोज आके गाऊं, तो आप एक दिन बोलोगे अरे भाग यार, क्या है रोज। तो अब वही हो गया कि आपके दरवाजे पर, यानी कि आपके फोन पर, आपके इस पे पहले आपको टीवी खरीदनी पड़ेगी, तो आपके पास टीवी होगा, राइट। आपके पास रेडियो है, बट अब रेडियो खरीदनी तो पड़ेगी। तो हर चीज का एक सेटअप होता है, जो आप उस चीज के लिए लड़ते हो, उस चीज को सुनने के लिए। और खरीदते वही लोग थे, सुनते वही लोग थे जो उसके दीवाने थे। जी। हर घर में रेडियो नहीं थी, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, या तो नहीं उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो ऐसे हमको तब पता चल जाता था कि ये दीवाना है, इसके घर में शाम को 8 बजे गाना बजेगा, ये छाया गीत और चित्रहार बजेगा, ये सुबह रामायण महाभारत इसके घर जाके देखना है। वो दीवानगी होती थी। और वो जिस कमरे में बैठते थे 50 लोग 100 लोग, जिनके पास नहीं थी, वो भी दीवाने थे। जी। अब वो संख्या ऐसी कुछ रही नहीं है, और सबका एंटरटेनमेंट का जरिया भी अलग है। कुछ लोगों का मजाक कर लेते हैं, मजाक उड़ाकर एंटरटेन होते हैं। कुछ लोगों को अपनी कला दिखाकर एंटरटेन होते हैं। कुछ लोगों की मतलब वो बोलते हैं ना, टांग खींचना, एक उसमें एंटरटेन होते हैं। तो आजकल पूरी भाषा जो है एंटरटेनमेंट की, वो बदल चुकी है, और लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, है ना। तो वो 30 सेकंड में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो ये सोच रहा है कि अब 10 सेकंड में जो मन भर गया मुझे, उसके लिए मैं 10 घंटा बैठ के क्यों देखूं। तो एक रील लगाता है, वहां पर 4 लोग कुछ कर रहे हैं, उसमें उसको मजा आ रहा है, बस उसका जो एक दिमागी
हैप्पीनेस है वो उसको मिल चुका है। हाँ, तो अब वो वही देखता है। एंड प्लस भीड़ बहुत हो गई है, हम्म, कंटेंट की भीड़ बहुत हो गई है। वो अच्छा बुरा ये वो अब सब मतलब एक ही तालाब में मिक्स हो सब गया हो है। गया है। तो वो अब वो फिल्टर करना, अब सब वो जो जिसको अच्छा सुनना है वो अच्छा सुन रहा है। हम्म, मान लीजिए हमें आता थांबा चना लिखा, या मैंने एक गाना सवेरा लिखा था नॉन फिल्म, या 2-3 फिल्म, बूंदाबांदी एक नॉन फिल्म थी, हाँ, लेकिन उसके लिए आज भी मुझे जितने मैसेजेस आते हैं कि सर कमाल की राइटिंग है, हाँ, ये ऐसी राइटिंग बहुत दिनों बाद देखी है। जी, तो वो जिनको ढूंढना है ना राइटिंग, वो ढूंढ रहे हैं हम्म, उस गानों में, सब ढूंढ रहे हैं। और मैं बोलूं हर गाने आप उठा के देख लो, जो जेंजी भी सुन रहे हो, कुछ भी उसमें एक लाइन आपको ऐसी लगी कि मैं सोचता हूँ यार ये पूरा गाना तो ठीक है बट ये क्या कमाल की लाइन है उसमें। हाँ, तो अब वो एजुकेशन भी वैसा हो गया है, तो जो आप पढ़ोगे वही आप एग्जाम दोगे, वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो हमारी पढ़ाई बदल गई है, हमारी तैयारी बदल गई है, हाँ, तो हम कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं उसको वो भी है। हम्म, तो आज हमको बोला जाता है सर ये थोड़ा सा पुराना वर्ड लग रहा है। हम्म, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सबसे पुराना वर्ड इस धरती पर क्या है? प्रेम है, हम्म, माँ है, बाप है, वो तुम्हें नहीं पुराना लगता? हम्म, तुम्हें ये शब्द क्यों पुराने लग रहे हैं? हम्म, तो ये पुराने और नए के दुनिया से निकलना होगा। शब्द शब्द हैं, हाँ, उसको महसूस करना होगा। और जब तुम किसी की भावनाओं को महसूस करना शुरू करोगे हम्म, तो तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। हम्म, तो ये हम अपने माइंड में बहुत क्लटर कर चुके हैं चीजों को लेकर और लड़ रहे हैं। अभी मैं देखना चाहता हूँ कोई और गाना और आ गया कुछ और। हम्म, मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं अगर कुछ टाइप भी करूँ कि कोई भी एक रोमांटिक हाँ, हाँ, सॉन्ग, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे जानना है कि भाई आम का पेड़ कैसे उगाया जाता है, वो मैं एक बार सर्च कर लिया, मेरा उतने में काम हो गया है। हम्म, लेकिन अब मुझे पिछले अगले 10 दिन तक खजूर कैसे उगाया जाता है, ककड़ी कैसे उगती है, मूली के, ये सब जबरदस्ती अब मुझे देखना पड़ता है क्योंकि वो मेरे पास आ जा रहा है, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था। तो मैं कहीं खो जाता हूँ एक टाइम के बाद। तो ट्रू, मुझे अपने आप को वापस लाना पड़ता है कि नहीं, मेरे को आम का पेड़ में इंटरेस्ट था, इसमें नहीं था। तो ये कुछ एल्गोरिदम ऐसे हैं, कुछ हैं जो आपको नहीं देखना है, वो भी चीजें आप ज्यादा देख रहे हो, और जो देखना है वो चीज ढूंढने में आपकी हालत खराब हो और ये जाती है काफी टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ज्यादा। एक बार आप लेकर बैठते हो और कब आपका टाइम घंटों निकल जाता है हाँ, आपको पता आप नहीं वाली चलता। चीज नहीं मिलती है, बाकी दुनिया की सारी चीज मिलती है, हाँ, उसमें हाँ, हम लोग कहीं खो जाते हैं हाँ, बस। हाँ, हाँ, वो है। और एक बार एक समय के बाद हमें वो भी अच्छा लगने लगता है हाँ, कि अरे हम क्या खोजने बैठे थे और हम क्या देखने लगे हैं। वो एक समय के बाद ऐसा हो जाता है वो। जी, 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 तो ये है, आज का टेक्निकल युग का जमाना है। हम्म, तो सबसे डेंजर मुझे लग रहा है वो कलयुग सतयुग सब छोड़ दो, टेक्निकल युग बड़ा खतरनाक है। तो नया वर्ड हमने आज एक नए युग का निर्माण हो रहा है आज मनोज जी से, वो है निर्माण हो टेक्निकल चुका है, हम युग। उसके हिस्सा कब बन गया हमें पता नहीं। पता ही नहीं चला जी, उसी में कैसे मिक्स हो गए, है ना। एकदम एकदम। जी, गुलराज आप बताइए, एआई, जो हमने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्निकल युग से मुझे याद आया कि एआई बहुत ट्रेंड में है और लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर एआई ही है। ये म्यूजिक इंडस्ट्री पे आपको लगता है कितना यूजफुल है, हार्मफुल है? जैसे लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट में जॉब चली जाएगी, क्या फियर भी है? सी एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इसके कई अलग अलग एंगल्स है, बट मैं एक बात समझता हूँ कि एक्चुअली फॉर समबडी लाइक मी, मैं म्यूजिक म्यूजिक प्रोडक्शन करता हूँ, म्यूजिक प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी से मेरा रिश्ता बहुत सालों से रहा है। जी, और ऐसे कई म्यूजिशियंस हैं जो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में एआई बहुत पहले से है, मतलब इन अलग अलग फील्ड्स। जैसे अगर आप म्यूजिक में भी देखें तो सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स होते हैं जो एआई होते हैं। अभी अगर आप देखो कि हमारे पास फोन्स हैं जिन्हें हम पूछते हैं कि जो भी हम सीरी बोलते हैं, या तो वो भी एक तरह का एआई है, हाँ, जो काफी सालों से है एक्चुअली करेक्ट, अगर हाँ, हम देखेंगे तो। लेकिन अभी क्या हो गया कि विद टाइम ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी अब थोड़ा सा एक पैनिक हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है इसका एक रीजन ये है कि पहले शायद ना जो प्रोफेशनल्स थे उनके पास ही वो टूल्स थे, जो इक्विपमेंट्स थे। आज कंज्यूमर लेवल पे एआई आ गया, मतलब आदमी घर बैठे बैठे अपने फोन पर एक फुल मूवी बना सकता है, बिल्कुल, जो वो खुद घर देखे बैठ के देख सकता है, गाना बना सकता है, जो भी काफी कुछ कर सकता है। शायद उसके कारण एक कह सकते हैं एक पैनिक वो जो हो रहा है ना कि लोगों के काम जाएंगे, वो सब हो रहा है। सो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें वक्त के साथ हमें उन्हें एम्ब्रेस करनी चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी को आप रोक ही नहीं सकते हो, डेवलपमेंट को आप रोक ही नहीं सकते हो, वो हमेशा वो होते जाएगा। जैसे एक टाइम था जब लोग लिटरली लोगों को मिलने जाते थे, खत लिखते थे, फिर टेलीफोन आया,
फिर टेलीफोन में लोगों को एक दूसरे से, भले वो वायर्ड फोन्स थे उस पर बात करते थे, फिर कॉर्डलेस फोन्स आए, फिर पेजर्स आए, फिर मोबाइल फोन्स आए, और तो टेक्नोलॉजी अपने पेस पे हमेशा बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट अदर थिंग्स, उसे हमने एम्ब्रेस करना चाहिए, लेकिन उसे वाइजली यूज करना चाहिए। हाँ। जो जरूरी है, एक लाइन होनी चाहिए किसी भी चीज को यूज करने में, उस एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, और अगर आप वो मेंटेन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जेन्युइनली लगता है कि नथिंग कैन रिप्लेस द ह्यूमन माइंड एंड द ह्यूमन हार्ट। दैट्स ट्रू। क्योंकि एआई भी जो कर रहा है वो वही रिप्रोड्यूस कर रहा है जो वो सीख रहा है एग्जिस्टिंग चीजों को लेके, लेकिन जो कैपेसिटी और जो फंक्शनैलिटी एक ह्यूमन माइंड कर सकता है, ह्यूमन हार्ट कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता है। और मेरा थोड़ा सा इस पे मानना ये, मैं समझता हूँ कि कई बार कुछ चीजें होती है जो बहुत कम बजट्स पे होती है, वहां पे एआई सॉल्यूशंस शायद कुछ लोगों का काम ले रहे हैं, एंड इट इज सैड टू नो दैट। बट जहां पर वाकई काम की कदर है, रिस्पेक्ट है, वहां पे ह्यूमन थॉट और ह्यूमन सोल को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। और मेरा एक मानना है कि एक्चुअली एआई से कुछ बेनिफिशियल होने वाली चीजें, जैसे ये थोड़ा सा अभी लगेगा कि एग्जैजरेशन लगेगा, बट यू नो ऐसा दौर शायद बहुत जल्द आने वाला जब ये बात होगी कि अच्छा हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लिसन टू म्यूजिक मेड बाय ह्यूमंस, वी आर गोइंग टू गो एंड वॉच अ कॉन्सर्ट परफॉर्म बाय ह्यूमंस विथ ह्यूमंस अराउंड, वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी रिटन बाय ह्यूमंस। तो उसमें क्या होगा कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, people will probably be ready to pay more to get that human experience. It is like organic food. जो ऑर्गेनिक फूड तो सबसे सस्ता होना चाहिए, कि आप अगर एक खेत से जाके एक मूली खींच के लाते हो और वो खाओ, वो तो सबसे सस्ती होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आज के टाइम में ऑर्गेनिक फूड के नाम पे वो सबसे ज्यादा महंगी बिके। 100% है ये, राइट? जैगरी, अब लोग शुगर, पहले लोग गुड़ किसी को दिया जाए तो बेइज्जती, गरीब समझते थे, अब वो भाई वो तो अब हेल्थ है, हाईलाइटेड है। एग्जैक्टली। चीनी छोड़ दो, ऑर्गेनिक खा रहे हो, ऑर्गेनिक खाओ, वो भी कहाँ से गुड़ मंगाते हो वो भी मैटर करता है। तो जितना ज्यादा वो ऑर्गेनिक उतना वो महंगा है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई के कारण एक्चुअली जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक, अगर हमने म्यूजिक की बात की, जितना ज्यादा ह्यूमन कंटेंट है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ पॉजिटिवली। बाकी हमें ह्यूमंस आर ऑलवेज इवॉल्विंग, हमेशा ह्यूमन बीइंग्स ने तोड़ निकाला है कि अगर ये काम आज हमारे पास नहीं है तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं। ये रेस एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, हसलर रेस है ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्पीशी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा है पैनिक कुछ चीजों को लेके, बट चीजें, ये एक फेज है। बनाया हुआ तो इंसानों का ही है, कुछ से थोड़ा में पैदा हुआ है, इंसानों की बनाई हुई चीज है। जी। इनफैक्ट मैं बीच बीच में ऐसे रील्स आते रहते जहाँ पे ना वो कुछ लोगों ने रील्स एआई को लेके क्रिएट किया, बट उन रील्स का कंटेंट ये है कि some people from the 1980s and 90s ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर्स है जो बात कर रहे हैं, अरे हम तो 80s के हैं, हम तो 90s के, हमारे पास फोन्स नहीं है, हम तो बाहर जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। इनडायरेक्टली वो यही प्रमोट कर रहे हैं कि ये कुछ वैल्यूज है जो शायद आज मिस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा ये चीजें होंगी उतना ही ज्यादा लोगों को रियलाइज होगा कि हमारी एक ह्यूमन साइड है, एक ऑर्गेनिक साइड है, और इन चीजों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो मुझे लगता है इट इज ऑल गोइंग टू बी फाइन विद टाइम। थोड़ा अब एक फेज है जहाँ पे थोड़ा सा पैनिक है। ओके, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि कभी नेपोटिज्म आप लोगों ने फील किया है? लगता है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद उतनी क्या बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए? मनोज जी, ये मुझे सबसे बेकार शब्द लगता है, नेपोटिज्म सब बेकार। अरे मैं लिख रहा हूँ, हाँ। मैं अपने बेटे को बोलूँ आके लिख लेगा क्या? नहीं, उसको तो वही कर पाएगा जो वो करेगा ना। तो ये जो एकदम बेकार है, चलिए मैं मान लेते हैं हम एकदम पीछे जाते हैं, आज हम नेपोटिज्म करते हैं ना, बेकार बात है। जो पहला आदमी जिसने फिल्म बनाई होगी वो किसका प्रोडक्ट था? उसका बाप फिल्म बनाया होगा? नहीं ना। नहीं। या जो पहला एक्टर बना होगा वो तो पहला ही था, वो तो अपनी खुद की प्रोडक्ट ही रहा होगा ना। तो हर आदमी अपना खुद का प्रोडक्ट होता है, अपनी मेहनत से आता है, और यहाँ पर कर्म से वो है। लेकिन मैं इस चीज को भी प्रमोट करना चाहूंगा कि अगर मैं या कोई भी, अगर वो सबसे बड़ा है इंडस्ट्री में, कोई भी एक्टर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी अगर वो सबसे बड़ा है और उसको लगता है कि उसका बेटा बेटी या उसका भाई भतीजा वो काम करना चाहिए,
तो उसने अपने जनरेशन की मेहनत कर चुका है, वो तब वो उतना बड़ा वहां पर बैठा है। Correct. उसने अपने आने वाली सारी जनरेशन्स की अकेले मेहनत करी है। अगर वो चाहता है कि यहाँ पर मेरा बेटा फिट होता है काम में, यहाँ पर मेरी बेटी फिट होती है, यहाँ पर मेरा पोता फिट होता है, तो उसको वेलकम करना चाहिए और सबको करना चाहिए। और हर आदमी को करना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पहले ध्यान देना चाहिए। आप ये थोड़ी सड़क पर ढूंढते रहोगे, मैं लोखंड वाला मार्केट में जाऊंगा, भाई कोई लिखता है तो बताओ, कोई लिखता है तो बताओ। मैं जो अपने नियर एंड डियर वंस हैं उनको बोलूंगा कि भाई मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, हाँ। तो आप लिख लो, तो आप जाओ वहां पर मिल लो, लिख लो आप। हम ऐसे ही मैसेजिंग करते हैं। और मैं तो यहाँ जो भी लिखा हूँ, जितनी भी मेरी जर्नी रही है, मुझे जैसे शंकर एहसान लॉ है, लॉय सर थाने में रहते थे, उन्होंने हमें पकड़ा कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आपको हम मिलाते हैं। हम शंकर एहसान लॉय से मिले, या जो भी शंकर एहसान लॉय ने बोला ये लिखो। हमने पहला ऐड था लक्स का सोने से भी सोना लगे, वो लिखा, वो सबको पसंद आ गया। दूसरा गाना हमें दे दिया, दे घुमा के लिखो, वर्ल्ड कप एंथम था। हाँ। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीती। हाँ। वो मैंने लिखा। मैं किसका प्रोडक्ट था? उन्होंने बस राइटिंग पकड़ी, राइटिंग लिखवाई, मैं लिख दिया। अच्छा। हाँ। जो एजेंसी थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, उनको अच्छा लग गया जी। मैं यहाँ पर हूँ। तो आपको अपना काम करना है, काम अच्छा करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको 100 रीजंस मिलते हैं कि ये खराब है, वो खराब। कुछ खराब नहीं है। फोकस ऑन कर्मा, सब बिल्कुल, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ। जो आदमी कर्म योगी नहीं है वो कुछ नहीं है, फिर वही सबसे बड़ा है। ब्लेसिंग भी उसी पर आती है जिसको, जो कर्म योगी होता है। ये तो बात सही है, मैं मानती हूँ इस चीज को, 100% मानती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये नेपोटिज्म मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, ना करता है। हाँ। और हर आदमी अपनी किस्मत का मालिक है, वो अपना दिमाग लेके पैदा हुआ है। मेरे हिस्से का दिमाग आधा कहीं और थोड़ी बांट के दिया भगवान ने। सही बात है। मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 दिमाग, आंखें, सारी जो मुझे जरूरी है सारी भगवान ने मुझे दी है। कोई फेवरिज्म तो नहीं किया है कि उसको दे दूं, थोड़ा तेरे को दे दूं, तो हम एज अ टीम, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मेहनत करना चाहिए। अगर तुम नहीं आगे जा रहे हो तो आपकी कमी है, तो आपको मेहनत करना चाहिए। वेल, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और आज हमने बात की 2 नेशनल अवार्ड्स विनर से, और इतना अच्छा काम जाना। नेशनल अवार्ड ऑफ कोर्स, काम तो आप नाउ फोकस ऑन कर्मा, आपके कर्मों का रिजल्ट है ना। तो फिर टीम हमें वो मिला है सौभाग्य, तो हम उसका क्रेडिट नहीं, उसकी खुशी मना रहे हैं। So thank you so much and all the very best, and hope to see you both again with new projects and big projects again. Thank you so much. Thank you. Thank you.